हेलो बच्चों, तो आज सॉल्यूशन का जो लास्ट पोर्शन बचा हुआ है जिसको अपन बोलते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, ठीक, वो अपन पढ़ने वाले हैं। लेकिन इसको पढ़ने से पहले आपको जो पुराने वीडियोस हैं जो मैंने फेसबुक लाइव पर आपको पढ़ाया था वो देखना जरूरी है। अगर वो आप नहीं देखेंगे तो आज का जो भी अपन जो कुछ भी पढ़ने वाले हैं कुछ भी समझ में आपको नहीं आएगा, ठीक। तो इस वीडियो से देखने से पहले एक चीज इंश्योर करो कि आपको या तो पहले जो भी आपने पढ़ा है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में वो आपको आना चाहिए, और या फिर आप पहले इस वीडियो को देखने से पहले आप वो वीडियो जाके अभी देखेंगे, ठीक। 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज मैंने आपको पढ़ाए थे और चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के डेरिवेशन मैंने बताए थे, है ना। कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये मैंने आपको बताया था। तो वो वीडियो जरूर आप जाके देखें। थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देता हूँ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में, जिसको, है ना, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी देख रहे होंगे। तो मैं आपको बता दूं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुसंख्य गुणधर्म, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक। आपको मैंने बताया था, इसकी डेफिनेशन बताया था, द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन विच डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, है ना। याद रखेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं, सॉल्यूशन की वह प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करता है, नेचर पर डिपेंड नहीं करता है। इसको अपन क्या बोलते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। हिंदी वाले को फिर से बता रहा हूं, अनुसंख्य गुणधर्म। अनुसंख्य गुणधर्म क्या बोलेंगे, विलयन के वे गुण जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, उसे क्या बोलते हैं, अनुसंख्य गुणधर्म कहते हैं, ठीक। तो आप याद रखेंगे ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, ये मैंने आपको पहले बता दिया हुआ है, ठीक। आपको मैंने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में सबसे पहला बताया था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अगर आपको याद नहीं है तो मैं एक बार लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक। तो आपको मैंने बताया था द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन which depends on number of solute particles not on the nature of solute particles are called as कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं, ठीक है। याद रखेंगे इस पॉइंट को, ठीक। हिंदी वाले भी समझ गए होंगे कि जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर। हमें 4 पढ़ने थे, कौन कौन से, पहला मैंने आपको बताया था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा मैंने आपको बताया था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा मैंने आपको बताया था डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा मैंने आपको बताया था ऑस्मोटिक प्रेशर। चौथा मैंने आपको क्या बताया था, ऑस्मोटिक प्रेशर बताया था। ये 4 मैंने आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बताया। हिंदी वाले को भी एक बार रिपीट कर दूं, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, उसके बाद हिमांक में अवनमन, और चौथा जिसको अपन बोलते हैं परासरण दाब। तो ये मैंने डिटेल में पूरा पढ़ाया हुआ। अगर आपको ये वीडियो उपलब्ध नहीं है तो आप फेसबुक पे जुड़िए, फेसबुक पे लाइव मैंने बताया हुआ है, रिकॉर्डेड वीडियो रखे हुए वहां पर, वहां से जाके आप एक बार चेक कर लेंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक। एक छोटा सा मैं डेरिवेशन आपको बता देता हूं, जो कि वो भी मैं बता चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं एक बार बताता हूं। जैसे कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, इसको अपन समझते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को अपन समझते हैं, है ना। ये सब मैं थोड़ा शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सब मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में मैंने आपको ये बताया था, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में मैंने आपको ये बताया था कि यदि आप किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देते हैं, किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देते हैं तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है जितना होना चाहिए उससे कुछ ज्यादा हो जाता है, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, और इसी को क्या बोलते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं ना। हिंदी में क्या बोलेंगे कि जब अवाष्पशील विलय को वाष्पशील विलायक में मिलाते हैं तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, और इसे अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, क्वथनांक में उन्नयन बोलते हैं, ठीक है। इसको किससे डिनोट करते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को डेल्टा टीबी से डिनोट करते हैं, और डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम होता है,
डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी इंटू एम होता है ना, डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी इंटू एम होता है। तो डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू, और ये मोलालिटी है, तो मोलालिटी का फॉर्मूला मैं आपको बताऊं, क्या बताया था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को अपन क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, वेट ऑफ सॉल्वेंट, और इंटू क्या कर देंगे, 1000 कर देंगे। तो यहां से अगर आप एम बी को यहाँ पर लिख देंगे तो ये क्या आ जाएगा, एम बी इक्वल्स टू के बी इंटू डब्ल्यू बी, क्या आ जाएगा, के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 और डिवाइडेड बाई डेल्टा टीबी और इंटू डब्ल्यू ए। बहुत सारे क्वेश्चन भी अपन ने इसके किए थे, या अगर आपको याद हो न्यूमेरिकल्स भी इसके मैंने बताया था आपको, है ना, ऐसे मैंने रिवाइज करवाने के उद्देश्य से बताया। सिर्फ मैं ये बताना चाहता हूं कि आपने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की मदद से क्या निकाला, एमबी निकाला। मतलब अच्छा याद रखेंगे, ए से हमेशा हम सॉल्वेंट को लिखते हैं, है ना, याद रखेंगे, ए को हमेशा हम सॉल्वेंट लिखेंगे और बी को क्या लिखेंगे, हमेशा सॉल्यूट लिखेंगे, ठीक है। ए को सॉल्वेंट लिखेंगे और बी को क्या लिखेंगे, सॉल्यूट लिखेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर आप मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हैं, किसका, सॉल्यूट का निकाल रहे हैं, किसके हेल्प से, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की हेल्प से, ठीक। तो एम बी बराबर के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू, ये तो फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, अभी मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ, याद रखना कि मॉलिक्यूलर मास जो होता है, सॉल्यूट का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। याद रखना, जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो डेल्टा टीबी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा सॉल्यूट का, उतना कम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होगा, या फिर इसका उल्टा बोले, जितना ज्यादा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होगा मॉलिक्यूलर मास, उतना कम होगा सॉल्यूट का, ठीक है। ये याद रखेंगे, बस ये रिलेशन बताने के लिए मैंने आपको बताया। इसी तरीके से अगर मैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की जगह पर आपको मैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट बताऊं, तो वहां पर भी यही आ जाएगा कि एमबी जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, डेल्टा टीएफ के, ठीक है। तो उसको अपन बोलते हैं, डेल्टा टी को क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये सारी बातें तो आप वहां से जाके, जो पुरानी वीडियोज है वहां से जाके देख लेंगे, ठीक। जो अपना आज का टॉपिक है वो क्या है वो देखिए आप, है ना, जिस टॉपिक की अपन बात करने वाले हैं वो टॉपिक क्या है आज, तो उसको अपन देखते हैं, जिसका नाम है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। क्या है, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं असामान्य आणविक भार, असामान्य आणविक भार या आणविक द्रव्यमान, जो भी बोलना आप बोल सकते हैं इसको, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। अब ये क्या होता है, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या होता है वो समझते हैं। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कब होगा, जैसे देखो, जैसे मान लीजिए कि अभी आपने क्या बोला था कि किसी सॉल्वेंट में जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं, तो जब अपन सॉल्यूट, अब ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं आपको, कि जब अपन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो वो पूरा पूरा उसमें घुल जाता है, ठीक है। लेकिन याद रखेंगे, जो सॉल्यूट अपन मिलाते हैं, ठीक, अपन तो उसको आइडियल कंडीशन में मान रहे हैं कि वो उसमें पूरा पूरा घुल जा रहा है, ठीक। लेकिन अगर हम आइडियल कंडीशन नहीं लेंगे तो एक्चुअल में क्या होगा कि कुछ सॉल्यूट ऐसे होंगे जो कि सॉल्वेंट में जाने के बाद डिसोसिएट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा, डिसोसिएट हो जाएंगे। डिसोसिएट का मतलब होता है टूटना, डिसोसिएट का मतलब होता है वियोजन, याद रखना, है ना। या तो वो उसमें जाके, सॉल्वेंट में जाके, विलायक में जाके टूट जाएंगे, या फिर एसोसिएट हो जाएंगे। मतलब एसोसिएट मतलब होता है जुड़ना, मतलब इसका मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको संगुणन, ठीक है। तो इसको अपन समझते हैं। इससे पहले अपन यहाँ पे लिख रहे हैं एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट, और दूसरा पढ़ेंगे अपन डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट, ठीक। इसको हिंदी में बोलते हैं संगुणन, और इसको हिंदी में बोलते हैं वियोजन। किसका वियोजन, सॉल्यूट का वियोजन। किसका संगुणन, सॉल्यूट का संगुणन। तो समझते हैं फिर से एक बार। देखो, अभी तक आपने जितने भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पढ़े, बहुत सारे अपन ने न्यूमेरिकल किए थे, तो आप बोलते थे कि अपन ने यूरिया मिला दिया, है ना, यूरिया मिला दिया किसी सॉल्वेंट में, हमने क्या कर दिया, यूरिया मिला दिया। तो बताइए कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा, बताइए कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा। ये सब आप निकाल के बैठे हुए हैं, आपने न्यूमेरिकल बहुत सारे सॉल्व किए हैं। लेकिन वहां पर जब अपन किसी सॉल्वेंट में यूरिया या कोई ग्लूकोज मिला रहे थे, तो अपन ऐसा मान के चल रहे थे कि ग्लूकोज जो है वहां पानी में जाके वो पूरा पूरा घुल गया है, वहां पर डिसोसिएशन और एसोसिएशन नहीं हो रहा था, ठीक है ना। अपन उसको आइडियल कंडीशन मान रहे थे, वहां पर ना तो हम एसोसिएशन मान रहे थे ना डिसोसिएशन मान रहे थे, ठीक है। लेकिन कुछ सॉल्यूट ऐसे होंगे जो कि सॉल्वेंट में जाकर, कुछ सॉल्यूट ऐसे होंगे जो सॉल्वेंट में जाकर या तो एसोसिएट हो जाएंगे या डिसोसिएट। एसोसिएट और डिसोसिएट का क्या मतलब है वो समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि
हमने उसमें बेंजोइक एसिड मिला दिया, किसमें, बेंजीन के अंदर बेंजोइक एसिड मिला दिया। बेंजीन जो होता है एक सॉल्वेंट होता है, याद रखेंगे बेंजीन क्या होता है, एक सॉल्वेंट होता है, और बेंजोइक एसिड उसमें हम मिला देंगे, मतलब सॉल्यूट मिला देंगे, तो याद रखेंगे बेंजोइक एसिड के दो मॉलिक्यूल मिलके डाइमर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, डाइमर बना लेते हैं। तो पहले दो अलग अलग, मतलब अभी तक जो हम क्वेश्चन करते हुए आ रहे थे उसमें क्या पढ़ रहे थे कि जब अपन बेंजोइक एसिड मिला रहे थे तो उसके जितने भी पार्टिकल्स थे उसमें घुल गए, ठीक है। लेकिन अब मैं क्या बोल रहा हूँ, घुलने के बाद वो जो दो मॉलिक्यूल्स थे वो मिलके एक हो गए, फिर अगले दो मॉलिक्यूल्स थे वो मिलके एक हो गए, फिर अगले जो दो मॉलिक्यूल्स थे मिलके एक हो गए। तो इससे क्या हुआ कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स जो थे वो कम हो गए। आप समझ रहे हो इस बात को? अरे भाई एसोसिएशन हो जाएगा तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। जैसे कि सपोज करो कि यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे बुलबुले यहाँ पर है ना हवा में तैर रहे हैं, ठीक। तो बहुत सारे बुलबुले हवा में तैर रहे हैं, तो अब ये क्या हुआ, कुछ देर के बाद हमने देखा कि दो बुलबुले आपस में मिलके और एक बड़ा बुलबुला बना दिया, फिर दो बुलबुले आपस में मिलके एक बड़ा बुलबुला बना दिया, फिर ये दो बुलबुले आपस में मिलके एक बड़ा बुलबुला बना दिया। इसका क्या मतलब हुआ कि एसोसिएशन हो रहा है, संगुणन हो रहा है। तो आप सिर्फ इतना, एसोसिएशन का मतलब तो आप समझ गए होंगे, एसोसिएशन का मतलब जुड़ना। तो आप सिर्फ इतना मुझे बताओ कि जब एसोसिएशन हो गया तो नंबर ऑफ जो सॉल्यूट पार्टिकल्स था वो कम हो जाएंगे, क्योंकि जब वो अलग अलग थे तो ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहे होंगे, और जब वो जुड़ते चले गए तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और अभी अभी अपन ने पढ़ा कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है वो किस पे डिपेंड करती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है, तो जब एसोसिएशन होगा तो आप मुझे बताएंगे कि जब एसोसिएशन होगा तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल अगर कम हो जाएंगे तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जैसे कि मान लो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है उसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी, है ना, आप समझ रहे होंगे, ठीक। लेकिन अभी अपन बात कर रहे हैं किसकी, मॉलिक्यूलर मास की। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास की क्या बात है यहाँ पर, ये क्या होता है, तो देखो जब मान लीजिए कि आपने वो जो मॉलिक्यूल्स है वो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ गए, है ना, तो वो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ गए, तो आपने देखा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या हो गई, घट गई। इसका मतलब मॉलिक्यूलर मास जो होता है ना वो बढ़ जाता है। ऑब्वियस सी बात है, देखो पहले वो जो दो मॉलिक्यूल थे, जब अपन ने जैसे बुलबुला को ही लेते हैं, मान लो बहुत सारे बुलबुले थे, उसमें से दो दो बुलबुले करके आपस में जुड़ते कल चले गए, तो वो बुलबुला क्या हो गया, बड़ा बुलबुला बन गया। लेकिन नंबर ऑफ बुलबुलों की संख्या है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक। तो हाँ, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स तो कम हो गए, लेकिन अब जो वो एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल का साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया, मतलब मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। तो आपने क्या देखा कि एसोसिएशन के कारण मॉलिक्यूलर मास आना कुछ चाहिए था और आ कुछ और रहा है, ठीक। इसी तरीके से जैसे डिसोसिएशन होता है, जैसे मान लीजिए NaCl है, तो NaCl को पानी में हमने मिलाया था, पहले भी मिलाया था, अपने क्वेश्चंस किए थे, लेकिन वहां पर अपन आइडियल कंडीशन ले रहे थे, वहां पर एसोसिएशन डिसोसिएशन की बात नहीं कर रहे थे। लेकिन अगर मान लीजिए कि पानी में NaCl मिलाएंगे तो NaCl का एक मॉलिक्यूल पानी में जाके दो आयन बनाएगा, एक Na+ का और एक Cl- का। तो एक मॉलिक्यूल दो आयन बना रहा है, मतलब दो पार्टिकल्स बना रहा है। तो इस तरीके से NaCl के जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो बहुत सारे पार्टिकल्स बना देंगे। तो मतलब क्या हुआ, डिसोसिएशन का मतलब वियोजन मतलब होता है टूटना, वियोजन का मतलब, डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है, टूटना। तो जब अपन कोई ऐसा सॉल्यूट मिलाएंगे जो कि सॉल्वेंट में जाके डिसोसिएट हो जाए, टूट जाए, तो वहां पर क्या होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बढ़ जाएगा तो वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। आप समझ गए होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे ही डिपेंड करता है ना अपना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे, आप तो सिर्फ इतना बताओ कि जब NaCl था तो NaCl का मॉलिक्यूलर मास कुछ ज्यादा रहा होगा, लेकिन अब वो दो अलग अलग पार्ट में टूट गया है, तो अलग अलग पार्ट में टूट गया है तो उसका मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो आप एक चीज समझ गए होंगे कि जब हम एसोसिएशन और डिसोसिएशन की बात नहीं कर रहे थे, तो उसका मॉलिक्यूलर मास कुछ और था, है ना। लेकिन जैसे कोई सॉल्यूट जब हमने सॉल्वेंट में मिलाया है और मान लो उसका एसोसिएशन हो गया, तो एसोसिएशन होने के कारण उसका मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया, बढ़ गया। तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ गया, इसका मतलब क्या, हम जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे, जितना है ना एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कितना मॉलिक्यूलर मास है उसका, उससे कुछ ज्यादा मॉलिक्यूलर मास आ गया। किस केस में, जब एसोसिएशन हो रहा है। लेकिन जब डिसोसिएशन हो रहा है तो जितनी अपनी एक्सपेक्टेशन थी उससे कम मॉलिक्यूलर मास आता है। तो ये मॉलिक्यूलर मास का बढ़ना या मॉलिक्यूलर मास का घटना, है ना, जितना अपन मान के चल रहे थे उससे या तो ज्यादा मॉलिक्यूलर मास आ रहा है या फिर कम मॉलिक्यूलर मास आ रहा है। कब आ रहा है, जब या तो डिसोसिएशन या एसोसिएशन हो रहा है। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। और ये कब आ रहा है, जब सॉल्यूट या तो एसोसिएट हो रहा है या डिसोसिएट हो रहा है, या तो संगुणन हो रहा है या वियोजन हो रहा है। एक बार मैं फिर से एक बार रिवाइज करवा दूं मैं आपको। देखो अभी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाला बात था वो तो चलो ठीक है, वो पहले की बात थी, ठीक। अभी मैंने आपको सिर्फ इतना बताया कि जब किसी सॉल्वेंट में
हम सॉल्यूट मिलाते हैं। ठीक, तो अभी तक के जो क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें ये मान के चल रहे थे कि उसमें हमने मिलाया और ठीक है उसमें अपन ने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज फाइंड कर ली, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कुछ पार्टिकल्स ऐसे होंगे, कुछ सॉल्यूट ऐसे होंगे जो कि पानी में जाके या तो डिसोसिएट हो जाएंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जो पानी में जाके एसोसिएशन कर लेंगे। एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? जुड़ना, मतलब दो तीन मॉलिक्यूल मिलके आपस में जुड़ गए, है ना। डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल टूट गया, है ना। तो मान लीजिए कि डिसोसिएशन हो रहा है तो एक मॉलिक्यूल मान लो कि दो मॉलिक्यूल में टूट गया, तो ऐसे ऐसे तो लाखों मॉलिक्यूल है, तो 2 लाख मॉलिक्यूल बन जाएंगे, समझ रहे हो ना। तो कणों की संख्या मतलब पार्टिकल की जो नंबर है वो बढ़ जाते हैं डिसोसिएशन के केस में, और पार्टिकल के नंबर बढ़ जाएंगे मतलब मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू कम हो जाती है। लेकिन अगर मैं एसोसिएशन की बात करूं तो एसोसिएशन में क्या है कि दो पार्टिकल मिलकर एक पार्टिकल बना लेता है ना, दो मॉलिक्यूल मिलकर एक मॉलिक्यूल बना लेता है। तो यहाँ पर क्या हुआ? एसोसिएशन हुआ, मतलब संगुणन हुआ। तो इस केस में मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, तो यही होता है, यही इसी को क्या बोलते हैं अपन? एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। इसको क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। ठीक, ये आप याद रखेंगे। ठीक, अब जो है अब अपन अगला टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है वॉन हॉफ फैक्टर। ठीक, क्या पढ़ेंगे? वॉन हॉफ फैक्टर। ना, वॉन हॉफ फैक्टर हिंदी में क्या बोलेंगे? वांट ऑफ गुणांक, वांट ऑफ गुणांक। ठीक है ना। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं आप लोगों को, ये वीडियो आपको तभी समझ में आएगा जब आपको सॉल्यूशन पूरा आता है। इससे पहले जो भी चीजें आपको पढ़ाई गई वो सब आता है। ठीक, वांट ऑफ फैक्टर है ना, वांट ऑफ एक नाम है, साइंटिस्ट का नाम है। वांट ऑफ ने एक इंट्रोड्यूस करवाया था, एक फैक्टर इंट्रोड्यूस करवाया था जिसको अपन वांट ऑफ फैक्टर को अपन आई से डिनोट करते हैं ना, याद रखेंगे। वांट ऑफ फैक्टर को हम किससे डिनोट करते हैं? आई से डिनोट करते हैं। और ये आई होता क्या है? आई बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ओरिजिनल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ओरिजिनल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, याद रखेंगे इसको। आई बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन अपॉन ओरिजिनल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक, ये होता है वॉन हॉफ फैक्टर। ठीक, ये रेशियो होता है किसका? जैसे देखिए, है ना, आपने जब NaCl मिलाया था तो अगर अपन उसको आइडियल कंडीशन माने, उसको हम डिसोसिएशन ना माने, तो हम क्या सोच के बैठे थे कि वो पूरा पूरा उसमें डिसोसिएट हो जाएगा, मतलब सॉरी पूरा पूरा उसमें घुल जाएगा, हम डिसोसिएशन की बात नहीं करेंगे। लेकिन डिसोसिएशन के बाद क्या होगा कि एक NaCl जो है वो 2 आयन देगा, मतलब 2 मॉलिक्यूल देगा, 2 पार्टिकल देगा। तो ऐसे ऐसे अगर जितने भी नंबर ऑफ NaCl के पार्टिकल रहे होंगे उसका डबल नंबर ऑफ पार्टिकल बनेगा, मतलब डिसोसिएशन के बाद जितना नंबर ऑफ पार्टिकल है वो ऊपर आ जाएगा और अपॉन में क्या आ जाएगा? ओरिजिनल नंबर ऑफ पार्टिकल। ठीक है ना, ये हो जाएगा आई। इसी तरीके से आई को अपन और डिफाइन करेंगे। कैसे डिफाइन करेंगे? आई बराबर होता है क्या? डेल्टा टी बी ऑब्जर्व अपॉन डेल्टा टी बी कैलकुलेटेड बराबर होता है डेल्टा टी एफ ऑब्जर्व अपॉन डेल्टा टी एफ कैलकुलेटेड। इसी तरीके से लिखेंगे पाई ऑब्जर्व अपॉन पाई कैलकुलेटेड, और ये बराबर होता है मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेटेड अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑब्जर्व। अब ये क्या है इसको अपन समझते हैं। ठीक है, पहले तो आप ये देखिए, मैंने आपको क्या बताया? व्हाट, ये सबसे पहले एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास आपको बताया। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्यों हुआ वो आपने देखा। अगर मैं आइडियली उसको मानूं कि कोई भी सॉल्यूट जो आइडियली उसमें घुल रहा है, तो आइडियली घुल रहा है तो हम ना तो एसोसिएशन की बात करेंगे ना डिसोसिएशन की बात करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई सॉल्यूट उसमें मिलाने के बाद अगर वो डिसोसिएट हो जाता है, तो डिसोसिएट होने के बाद हमने क्या देखा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ने के बाद क्या हुआ? नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ने के बाद क्या हुआ? छोटे छोटे हो गए तो उसका मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लेकिन इसी तरीके से अगर मैं बात करूं एसोसिएशन के केस में मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक, तो ये आपको मैंने बताया कि एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर है ना, आई से डिनोट किया जाता है। और आई बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन अपॉन ओरिजिनल नंबर ऑफ पार्टिकल। ठीक, मतलब कोई सॉल्यूट हमने मिलाया और वो एसोसिएशन के बाद या डिसोसिएशन के बाद जो यहाँ पर आ जाएगा
और अपॉन ओरिजिनल नंबर ऑफ पार्टिकल। ठीक, एक चीज आप समझिए यहाँ पर, एक चीज आप समझिए यहाँ पर, ये तो आप समझ गए। अब आपको मैं ले चलता हूँ वापस कहां पर, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस बात है ना, आप बोर्ड पे देखना बंद कर दो, आप मेरी बात ध्यान से सुनो। व्हाट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करता है। ध्यान से सुनेंगे, जो किस पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करता है। ठीक, अब आप ध्यान से सुनना, एक इनमें से कोई एक समझ लो, बाकी अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको कोई एक क्वेश्चन दिया आपको कि एक सॉल्वेंट है, उसमें मैंने इतना ग्राम सॉल्यूट मिला दिया, तो आप डेल्टा टीबी की वैल्यू निकालिए। डेल्टा टीबी क्या होता है तो मैं आपको बता चुका हूं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक में उन्नयन को ही अपन क्या बोलते हैं? डेल्टा टीबी बोलते हैं। ठीक, तो आप अभी तक जो डेल्टा टीबी निकाल के आ रहे थे, निकालते हुए आ रहे थे, तो उसमें अपन डिसोसिएशन या एसोसिएशन का कॉन्सेप्ट नहीं लगा रहे थे। ठीक, वहां तो आपने सीधे डेल्टा टीबी बराबर निकाल लिया था। डेल्टा टीबी बराबर फॉर्मूला लगा दिया था ना, वो के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी और इंटू क्या डब्ल्यू ए लगा दिया था, है ना। इससे आपने डेल्टा टीबी निकाल लिया था। ठीक, लेकिन आप मुझे बताओ ये आपने कब निकाला था? जब आपने ये माना था कि जब हमने सॉल्यूट मिलाया तो उसमें ना तो डिसोसिएशन हुआ ना ही एसोसिएशन हुआ। ठीक, लेकिन सपोज करो कि हमने जो सॉल्यूट मिलाया है वो डिसोसिएट हो गया। क्या हो गया? डिसोसिएट हो गया, उसमें जाके डिसोसिएट हो गया। तो अब आप डिसोसिएशन के बाद आप देख रहे हैं कि वहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो गया? बढ़ गया। सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गए। तो भाई एक चीज तो आप यहां पर क्लियर समझ रहे होंगे कि जब हमने मिलाया था और डिसोसिएशन नहीं भी हुआ था, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा था वो किसके कारण बढ़ा था? वो बॉइलिंग पॉइंट किसके कारण बढ़ा था? क्योंकि नंबर ऑफ सॉल्यूट आपने मिलाया था, मतलब सॉल्यूट आपने मिलाया था, उसके कारण से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया था। अब आप जितना ज्यादा नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल मिलाएंगे उतना ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो आप तो अभी ये मान के चल रहे थे ना कि कोई डिसोसिएशन नहीं हुआ, लेकिन अब आपको एक्चुअल पता चल गया कि नहीं भाई, हमने जो NaCl मिलाया है सॉल्यूट के बदले में, उसके कारण तो डिसोसिएशन हो गया था। अगर डिसोसिएशन हो गया था तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स ज्यादा थे, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ गए, तो बॉइलिंग पॉइंट में जो एलिवेशन था वो और ज्यादा होना चाहिए था। तो आपने जो ये निकाल कैलकुलेट करके बैठे हैं और ऑब्जर्वेशन करेंगे आप, वहां पर मान लो प्रैक्टिकली आप निकालेंगे तो वहां पर कुछ और वैल्यू निकल के आएगी, फॉर्मूले से कुछ और वैल्यू निकल के आ रही है, और आप ऑब्जर्वेशन करेंगे, जब ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आपको कुछ और वैल्यू निकल के आ रही है। तो वो और वैल्यू निकल के क्यों आ रही है? क्योंकि जब आपने NaCl को उसमें मिलाया तो उसके पार्टिकल्स उसमें डिसोसिएट हो गए। तो पार्टिकल जब डिसोसिएट हो गए तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल की संख्या, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ गई, है ना। विलय के कणों की संख्या बढ़ गई, तो विलय के कणों की संख्या बढ़ गई, तो जितना आप उम्मीद लगा के बैठे थे कि ये बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट करेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, उससे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, है ना। तो इसको अपन बोलते हैं डेल्टा टीबी कैलकुलेटेड, और वो निकल के क्या आता है? डेल्टा टीबी ऑब्जर्व, डेल्टा टीबी ऑब्जर्व। तो याद रखेंगे, डेल्टा टीबी ऑब्जर्व अपॉन डेल्टा टीबी कैलकुलेटेड, इन्हीं दोनों के रेशियो को अपन क्या बोलते हैं? वांट ऑफ फैक्टर बोलते हैं। तो याद रखेंगे, है ना। ये किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए लागू होता है। किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ कि वांट ऑफ फैक्टर, इन दोनों का तो रेशियो होता ही है। साथ ही साथ अगर मैं वांट ऑफ फैक्टर को डिफाइन करूं तो वांट ऑफ फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, है ना। जैसे कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो हम जितना उम्मीद लगा के बैठे थे, हम तो फॉर्मूला से निकाल लिए कि भाई इतना ग्राम NaCl को हमने सॉल्वेंट में मिलाया तो बॉइलिंग पॉइंट कितना एलिवेशन होगा, तो हमने इस फॉर्मूले से निकाल के बैठ गए, है ना। हमने तो वहां पर कोई एसोसिएशन या डिसोसिएशन का कॉन्सेप्ट नहीं लगा। बाद में जब अपन ऑब्जर्वेशन करने गए या फिर अपन प्रैक्टिकली उसको समझने गए तो हमने देखा कि भाई यहाँ पर तो कुछ और निकल के आ रहा है। डेल्टा टीबी जो आपने निकाला है वो तो है ही नहीं, वो तो कुछ और निकल के आ रहा है ना। मतलब उसको अपन बोलेंगे डेल्टा टीबी ऑब्जर्व। ऑब्जर्व का मतलब आपने जो प्रैक्टिकल में निकाला वो कुछ और निकल गया। वो क्यों निकला? वो इसलिए निकला क्योंकि एक्चुअल में आपने देखा कि NaCl जो टूट गया था उसके कारण से पार्टिकल की संख्या क्या हो गई थी? बढ़ गई थी। नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो गए थे? बढ़ गए थे। तो नंबर ऑफ पार्टिकल जितना ज्यादा बढ़ेगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। आपने पहले भी पढ़ा है कि नंबर ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना। व्हाट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, है ना। तो जैसे ही आपने NaCl मिलाया तो ये जो डेल्टा टीबी आपने निकाला है, ये कब निकाला है? कि जब हमने ना तो डिसोसिएशन माना ना एसोसिएशन माना। जो क्वेश्चन आया अपन ने एज इट इज उसमें पुट करके और हमने डेल्टा टीबी निकाल लिया। ये थ्योरेटिकली अपन ने निकाल लिया, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली बात करेंगे तो वो डेल्टा टीबी की वैल्यू कुछ और निकल के आएगी। तो आप बोलेंगे कि भाई ये फॉर्मूले से तो कुछ और निकल के आ रहा है और प्रैक्टिकली कुछ और निकल के आ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो जो हमने मिलाया था
वो डिसोसिएट हो गया, तो डिसोसिएट हो गया तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल क्या हो गया, बढ़ गया। तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल अगर ज्यादा हो गया तो डेल्टा टीबी की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, है ना। तो याद रखेंगे जो आई होता है वो क्या होता है, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। चाहे आप इसको ऐसे लिखे या फिर ऐसे लिख सकते हैं, ऑब्जर्व्ड डेल्टा टीएफ अपॉन कैलकुलेटेड डेल्टा टीएफ, ऑब्जर्व्ड परासरण दाब जिसको अपन ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं अपॉन कैलकुलेटेड ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक। ये बस उल्टा होता है। ये उल्टा क्यों होता है वो आप देखिए, जब अपन ये पढ़ रहे होते हैं, देखिए अब ये इस फॉर्मूले पे ध्यान दो, डेल्टा टीबी जो होता है वो मॉलिक्यूलर वेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। डेल्टा टीबी जो होता है वो मॉलिक्यूलर वेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो सब सारे केस में ऑब्जर्व जो होगा वो ऊपर रहेगा, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट के केस में कैलकुलेटेड ऊपर आएगा और ऑब्जर्व जो है वो नीचे आएगा, ठीक। ये आप समझ गए होंगे, है ना। आई बराबर क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन, इट इज द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक। ये आप समझ गए होंगे। ये था आपका वन ऑफ फैक्टर, ठीक। अब अपन ये डिसाइड करते हैं यहाँ पर, ये अपन सोचते हैं यहाँ पर कि ये आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 कब होगी, आई की वैल्यू लेस देन 1 कब होगी और आई की वैल्यू इक्वल टू 1 कब होगी, ठीक। सबसे पहले बात करते हैं आई की वैल्यू इक्वल टू 1, ठीक। आई की वैल्यू 1 के बराबर कब होगी, देखो आई की वैल्यू 1 तब होगी जब ये पूरा का पूरा कट जाएगा, मतलब जो आपने फॉर्मूला से जो आंसर निकाल के लाए वो और जो ऑब्जर्व निकाल के लाए वो दोनों अगर बराबर आ जाएगा तभी आई की वैल्यू 1 होगी। तो भाई जो प्रैक्टिकली जो डेल्टा टीबी आएगा ये दोनों बराबर तभी आएगा ना जब आपने ना तो एसोसिएशन देखा ना डिसोसिएशन देखा। मतलब आपने जो सॉल्यूट मिलाया ना तो उसका एसोसिएशन हुआ और ना ही डिसोसिएशन हुआ, तो ना तो एसोसिएशन हुआ ना डिसोसिएशन हुआ। इसका ये मतलब हुआ कि जितना सॉल्यूट पार्टिकल्स आप मान के चल रहे थे कि उसमें मिला है उतना ही है। तो इसीलिए ऑब्जर्व और कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बराबर हो जाएगी तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक। इसी तरीके से आप देखो, कि आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1, आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 कब आएगी, तो देखो आई बराबर क्या होता है, डेल्टा टीबी ऑब्जर्व अपॉन डेल्टा टीबी कैलकुलेटेड। तो आप मुझे बताओ कि ये 1 से मतलब 1 से ज्यादा कब होगा, जब ऊपर वाली वैल्यू बड़ी होगी, छोटी वाली है ना, नीचे वाली वैल्यू से बड़ी होगी ऊपर, है ना। आप जैसे देखो 10/9, तो नीचे की वैल्यू छोटी है ऊपर की वैल्यू बड़ी है, तो ये 1 से हमेशा ज्यादा होगा। तो याद रखना जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है तो वो ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक। तो ये तो तय हो गया कि ये ग्रेटर देन 1 के लिए ये वैल्यू बड़ी होनी चाहिए इससे, है ना। जो ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो बड़ी होगी किससे, कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो आप मुझे बताइए कि डिसोसिएशन के केस में क्या हुआ था कि जब आपने सॉल्यूट मिलाया था और डिसोसिएशन हो गया था, तो डिसोसिएशन के केस में क्या होता कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बढ़ गए थे। तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बढ़ गए थे तो जितना आपने सोचा था, जितना आपने कैलकुलेट किया था, उससे ज्यादा नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल आ जाएंगे, तो उससे ज्यादा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू हो जाएगी या फिर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। मतलब कि डेल्टा टीबी ऑब्जर्व की वैल्यू ज्यादा होगी डेल्टा टीबी कैलकुलेटेड की वैल्यू से, कब, जब सॉल्यूट जो है सॉल्यूट का डिसोसिएशन होगा। अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट में जाके डिसोसिएट कर जाए, है ना, सॉल्यूट पार्टिकल जो है वो सॉल्वेंट में जाके डिसोसिएट कर जाए, मतलब टूट जाए, तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे और नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, मतलब ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो बढ़ जाएगा। मतलब ऊपर वाली वैल्यू बढ़ जाएगी नीचे वाली वैल्यू से, और ऊपर वाली वैल्यू अगर नीचे वाली वैल्यू से बढ़ जाएगी तो ये ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो याद रखेंगे आई ग्रेटर देन 1 होता है किसके लिए, सॉल्यूट के डिसोसिएशन के लिए। जब सॉल्यूट डिसोसिएट होता है तो आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। याद रखेंगे सॉल्यूट का जब डिसोसिएशन होगा तो आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। और इसका ठीक उल्टा, अगर मान लीजिए कि हमने जो सॉल्यूट मिलाया उसमें वो एसोसिएशन कर लिया, क्या कर लिया, एसोसिएशन, तो एसोसिएशन कर लेगा तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ऊपर की वैल्यू कम और नीचे की वैल्यू ज्यादा, तो ये लेस देन 1 हो जाएगा। तो आई लेस देन 1 कब हो जाएगा, एसोसिएशन के केस में, है ना। आई लेस देन 1 कब हो जाएगा, एसोसिएशन के केस में। तो एक बार मैं फिर से इसको लिख देता हूं पूरा। आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 कब होती है, जब सॉल्यूट डिसोसिएट होता है, जब सॉल्यूट डिसोसिएट होता है तो आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1। आई की वैल्यू लेस देन 1 जब सॉल्यूट एसोसिएशन करता है,
एसोसिएट होता है ना, और आई की वैल्यू इक्वल टू 1 है ना तो एसोसिएशन होगा और ना ही डिसोसिएशन होगा, है ना तो एसोसिएशन होगा और ना ही डिसोसिएशन होगा, तो वो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 के बराबर हो जाएगी। ठीक, तो ये आपने मतलब अभी तक जो पढ़ा है आपने उसमें से एक तो ये मेन पॉइंट था, और दूसरा मेन पॉइंट क्या क्या मेन पॉइंट पढ़ा अपन ने? एक तो पढ़ा कि आई बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। ठीक, एक तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आई का। इसी तरीके से आई बराबर अपन क्या लिखते हैं, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक, और इसी बात को हम क्या लिखते हैं, मतलब ये जो लिखा ना ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो जितने भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपन पढ़ते हैं सबके लिए लगा देंगे। तो आई बराबर क्या आ जाएगा, डेल्टा टीवी ऑब्जर्व अपॉन डेल्टा टीवी कैलकुलेटेड, इसी तरीके से डेल्टा टीएफ ऑब्जर्व अपॉन डेल्टा टीएफ कैलकुलेटेड, इसी तरीके से पाई ऑब्जर्व अपॉन पाई कैलकुलेटेड, और एम कैलकुलेटेड अपॉन एम ऑब्जर्व। बस ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यहां पर नहीं है, ये जो है ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यहां पर नहीं है, क्योंकि वो तो हमने चूंकि ये उल्टा रिलेशन होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर उल्टा लिख दिया। एक और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है कौन सा, ये पहला वाला रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर, उसके लिए लिख सकते हैं, वो लेंदी टाइप का दिखेगा इसलिए अपन ने उसको नहीं लिखा है। उसको भी अपन लिख सकते हैं ना, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ऑब्जर्व अपॉन पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट कैलकुलेटेड, है ना, उसको भी लिख सकते हैं। तो ये आई का फॉर्मूला हो गया। ठीक, तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे ये पूरा, है ना। आई यहाँ पर क्या है, क्वांटम फैक्टर है। आई क्या है, क्वांटम फैक्टर। सारा खेल किसका था, एसोसिएशन और डिसोसिएशन का। ठीक, अभी तक मतलब जब ये टॉपिक अपन ने एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास टॉपिक जब अपन ने नहीं पढ़ा था, तो इससे पहले की जो चीजें थी उसमें हम ये मान के चल रहे थे कि जो भी सॉल्यूट हम मिला रहे हैं उसमें ना तो एसोसिएशन हो रहा है ना ही डिसोसिएशन हो रहा है। मतलब सारे केस में आई की वैल्यू क्या हो रही थी, 1 हो रही थी। ठीक, तो आई की वैल्यू जब 1 हो रही थी तो आप जब ये निकाल रहे थे ना, तो इस सब में आई की वैल्यू क्या थी, 1 थी, तो इसलिए अपन को बार बार निकालने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। लेकिन अभी जो अपन पढ़ रहे हैं या तो एसोसिएशन होगा या डिसोसिएशन होगा, तो सबसे मेन पॉइंट जो है यहाँ पर ये समझना है कि एसोसिएशन जब होता है मतलब दो मॉलिक्यूल मिलके एक बना लेते हैं, तो दो मॉलिक्यूल मिलके जब एक बन जाएगा तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल अगर कम हो जाएगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की भी जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू हो जाएगी कम और ये हो जाएगी ज्यादा, तो ऊपर कम नीचे ज्यादा, मतलब ये लेस देन 1 हो जाएगा। तो देखो एसोसिएशन के केस में लेस देन 1 है। डिसोसिएशन के केस में क्या होता है, जब अपन सॉल्यूट मिलाया तो सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ गए, मतलब टूट गए, तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल क्या हो गए, बढ़ गए। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ गए तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ जाएगी।